सभी मित्रों का स्वागत है और सभी को नमस्कार। साथियों, टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती का विज्ञापन इसी माह में बहुत जल्द आयोग के द्वारा जारी किया जाने वाला है और एक बड़ी भर्ती आपका इंतज़ार कर रही है। लगभग 100% ये बात तय है कि इसी महीने में नई भर्ती का विज्ञापन हमारे बीच में होगा और एक बड़ा अवसर, एक बड़ा मौका आप तमाम परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। 2022 वाली जो परीक्षा हुई है, जिसका रिजल्ट अभी फाइनल रिजल्ट आना अभी शेष है, इसमें रिक्तियों की संख्या बहुत थोड़ी थी, इसलिए बहुत कम छात्र सफल हो पाए हैं और अभी तक तो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। फाइनल रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये जो मौका है, मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहूँगा कि इसे आप हाथ से न जाने दीजिए। लगभग 18,000 के करीब पद टीजीटी के लिए इसमें रहने की संभावना है। 3,000 के करीब पीजीटी के लिए, प्रवक्ता के लिए पद इसमें रहने की संभावना है। मैं समझता हूँ कि ये परीक्षाएं नवंबर से दिसंबर तक करा ली जाएंगी, तो अगले 5-6 महीनों तक आपको बिल्कुल मुस्तैद रहना है, अपना आत्मबल बनाए रखना है, अपना साहस, अपना धैर्य बनाए रखना है। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। साथियों, नई भर्ती के लिए हमारी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और इसी उद्देश्य से एक डेमो क्लास के लिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग निर्वाचन प्रणालियों के बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे। निर्वाचन प्रणालियाँ, ये जो टॉपिक है, ये टीजीटी के सिलेबस में भी है और पीजीटी के सिलेबस में भी है और परीक्षाओं में आपके सवाल भी इस टॉपिक से बनते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें छात्रों को समझने में मुश्किलें आती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक को आपको समझा दिया जाए। तो आइए आज की क्लास में हम लोग निर्वाचन प्रणालियों के बारे में पढ़ते हैं, इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। एक बात सभी छात्रों से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि विगत दिनों ये जो परीक्षाएं संपादित हुई, चाहे वो जीडीसी की परीक्षा हो, आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा कराई गई, एलटी की परीक्षा हुई, जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हुई, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हुई, इन सभी परीक्षाओं को और इनमें जो पेपर्स आए विभिन्न विषयों के, उसको आप गौर से देखें तो एक बदलाव नज़र आ रहा है। और ये बदलाव ये है कि अब पीवाईक्यू जो है वो कम पूछा गया इन परीक्षाओं में। नए प्रश्न पूछे गए, हालांकि प्रश्न सरल ही पूछे गए विभिन्न विषयों में। अगर सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस की भी हम बात करें तो प्रश्न बहुत कठिन नहीं पूछे गए। लेकिन बदलाव ये है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए, खास करके पीजीटी की परीक्षा में या जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में ये देखा गया कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए जो थोड़ा सा व्यापक और गहन अध्ययन की मांग कर रहे थे। प्रश्न सामान्य ही थे, लेकिन ये है कि अब तक प्रयागराज में और प्रयागराज के बाहर भी जो छात्रों की प्रवृत्ति है वो ये है कि वो पीवाईक्यू पर ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रश्नों को हल करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वन लाइनर टाइप की चीज़ों को पढ़ते हैं, बाज़ार से गाइड खरीद करके लाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, विभिन्न कोचिंगों के नोट्स का वो अध्ययन करते हैं। लेकिन अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने अंदर, अपने जो आपकी जो स्टडी है उसके तरीके में थोड़ा सा ये बदलाव करना होगा कि गंभीरता से कुछ टेक्स्ट बुक्स का अध्ययन करिए, अच्छी किताबों का अध्ययन करिए और किसी अच्छे अध्यापक से संभव हो तो आप पढ़ लीजिए, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सा चीज़ों के डेप्थ में जाइए और ख़ास करके अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो ये तो है ही है पूरा का पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, जो चीज़ों को रटने के बजाय, तथ्यों को रटने के बजाय चीज़ों को समझने पर फोकस करिए, विषय वस्तु को ठीक से समझिए, कोई भी जो टॉपिक है उसके हर पहलू के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको और गहराई से मैं समझता हूँ कि आगे के लिए ध्यान देना होगा, तब आप इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। 10, 15, 20 की संख्या में अगर ऐसे सवाल पूछ दिए जाएं जो व्यापक समझ की डिमांड करते हैं, तो यही प्रश्न आपको बाहर भी कर सकते हैं अगर आपने ठीक से अध्ययन नहीं किया है तो
ये हमने देखा कि जैसे अभी जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हुई पिछले दिनों, 30 के करीब संख्या में ऐसे प्रश्न थे जो कि थोड़े जटिलता भरे थे, थोड़े कॉम्प्लेक्शन वाले प्रश्न थे। सीधे प्रश्न न पूछ करके जो है अभिकथनों पर आधारित प्रश्न पूछे गए कि 4 या 5 अभिकथन दे दिए गए और ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी बात, कौन सा अभिकथन सही है, कौन सा सही नहीं है, कूट वाले प्रश्न। साथ ही साथ कई प्रश्न मिलान वाले भी थे और कई प्रश्न कथन और कारण वाले भी थे। इन प्रश्नों को सही तरीके से हल करने के लिए थोड़े गहन समझ की आवश्यकता होती है। तो चीज़ों को, अवधारणाओं को आप समझने पर अपने आप को लगाएं, थोड़ा सा वहाँ पर फोकस करें। बाकी तथ्यों को तो ध्यान में रखना ही है, तथ्यों को तो याद रखना ही है, क्योंकि प्रश्न फैक्चुअल भी रहेंगे और प्रश्न कंसेप्चुअल भी अब रहेंगे। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए आज की क्लास में हम लोग निर्वाचन की प्रणालियों के विषय में समझते हैं। निर्वाचन की प्रणाली से क्या अर्थ है और लोकतंत्र में निर्वाचन की प्रणालियों की क्यों आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। निर्वाचन प्रणाली का मतलब निर्वाचन के तरीके से है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव करना होता है। आप सभी 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं और लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, पंचायतों के चुनाव होते हैं, उनमें आप मतदाता भी होंगे, मतों का भी प्रयोग करते होंगे। तो ये जो प्रतिनिधियों का चुनाव जो हम करते हैं, प्रतिनिधियों के चुनाव का सिस्टम क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, इसी को कहते हैं, मोटे अर्थों में हम कहें तो इसी को हम कहेंगे निर्वाचन प्रणाली। अर्थात निर्वाचन प्रणाली का मतलब है प्रतिनिधियों के निर्वाचन, प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका या रीति उनकी क्या होनी चाहिए, इसको हम निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। अर्थात चुनावों में राजनीतिक दल किस प्रकार से अपने प्रतिनिधि खड़े करें, जनता उन विभिन्न प्रतिनिधियों के बीच किस प्रकार से अपने मतों का प्रयोग करे, निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय बनाया जाए कि बहुसदस्यीय बनाया जाए, एक क्षेत्र से अर्थात एक ही प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए या एक से अधिक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए, मतदाताओं को एक ही मत देने का अधिकार दिया जाए या एक से अधिक मत देने का अधिकार दिया जाए। साथ ही साथ मतदाता विभिन्न प्रत्याशियों के बीच में अपने मतों को किस प्रकार से व्यक्त करे और डाले गए मतों के आधार पर प्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला कैसे किया जाए, किसे निर्वाचित किया जाए और किसे निर्वाचित नहीं किया जाए, जनता के द्वारा कास्ट किए गए मतों के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए, ये सब कुछ निर्वाचन प्रणाली के अनुसार ही निर्धारित होता है। इसलिए लोकतंत्र में निर्वाचन प्रणाली का विशेष मायने होता है और विशेष महत्व होता है। लोकतंत्र में निर्वाचन प्रणाली की आवश्यकता, निर्वाचन के किसी न किसी पद्धति की, किसी न किसी सिस्टम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में शासन की अंतिम रूप से जो शक्ति होती है वो जनता के पास हुआ करती है। जनता अंतिम रूप से शासन शक्तियों का प्रयोग करती है। अब जनता अपनी शासन शक्तियों का प्रयोग दो रूपों में कर सकती है। एक तो जनता प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के शक्तियों का प्रयोग करे, यानी कि जनता उपस्थित होकर के कानूनों का निर्माण करे, जनता नीतियों का निर्धारण करे, जनता नियम बनाए, जनता कानून बनाए, जनता नीतियां बनाए, जनता योजनाएं बनाए या उनके संबंध में अपनी राय दे, जनता शासन और प्रशासन के संबंध में सभी महत्वपूर्ण फैसले करे। एक तो ये तरीका है। अगर यह तरीका अपनाया जाता है, यानी इस प्रकार का सिस्टम एडॉप्ट किया गया है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जहां जनता सीधे तौर पर उपस्थित होकर के शासन शक्तियों का प्रयोग करती है, शासन प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण फैसले लेती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आधुनिक समय में लोकतंत्र का यह स्वरूप यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। आपको याद होगा कि
आधुनिक काल में सबसे पहला विचारक रूसो था, जिसने प्रतिनिधि लोकतंत्र की आलोचना करते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया था। परंतु रूसो ने कहा था कि एक राज्य की जनसंख्या 10,000 के आसपास होनी चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये छोटे राज्यों में ही संभव हो सकता है, जबकि आधुनिक समय में राज्यों का भौगोलिक आकार बहुत बड़ा है। विशाल भौगोलिक आकार वाले राज्य हैं, भारत जैसे, और इससे भी कुछ तो बड़े देश हैं दुनिया में, और साथ ही साथ इन देशों की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। अगर भारत की हम बात करें तो ये 150 करोड़ लोग कहाँ एक जगह इकट्ठे होंगे कानून बनाने के लिए? कैसे कोई ये निर्णय कर पाएंगे? कहने का आशय ये है कि आधुनिक समय में राज्यों के विशाल आकार और विशाल जनसंख्या के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के शासन के बारे में फैसले ले, जनता कानून बनाए, जनता नीतियां बनाए, जनता योजनाएं बनाए। और इसलिए लोकतंत्र का दूसरा तरीका अपनाया जाता है, जिसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। यानी लोकतंत्र के दो तरीके हो गए। एक तो हो गया जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र की दिक्कत यह है कि यह व्यवहारिक नहीं है। अच्छा तो यही है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। और दूसरा लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसे कहा जाता है प्रतिनिधि लोकतंत्र, या इसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता सीधे तौर पर शासन शक्तियों का प्रयोग नहीं करती है, बल्कि जनता अपने लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है और इन प्रतिनिधियों को अपनी तरफ से शासन करने का अधिकार सौंपती है। अर्थात लोकतंत्र के इस रूप के अंतर्गत जनता और सत्ता के बीच में प्रतिनिधि आ जाते हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, परंतु अंतिम रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव जनता ही करती है। और ये प्रतिनिधि जो होते हैं लोकतंत्र में जनता के प्रति उत्तरदायी रह करके शासन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करके उसके माध्यम से शासन शक्ति का प्रयोग करती है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो लोकतंत्र का रूप है जिसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, यही लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो आधुनिक समय में संभव ही नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर लोकतंत्र का जो रूप प्रतिनिधि लोकतंत्र का है, अगर वही संभव है, तो इस लोकतंत्र के इस फॉर्मेट में जनता को अपने लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना होता है, और इसलिए हर देश प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए कोई न कोई सिस्टम अपनाता है, कोई न कोई तरीका अपनाता है, कोई न कोई पद्धति या मेथड अपनाता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि निर्वाचन प्रणाली। तो अब सवाल ये है कि अगर दुनिया के हम विभिन्न देशों को देखते हैं तो सभी देशों में प्रतिनिधियों के चुनाव का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन फिर भी विभिन्न देशों में प्रतिनिधियों के चुनने के जो तरीके होते हैं, यानी कि जो निर्वाचन प्रणालियां होती हैं, उनमें कुछ कॉमन बातें भी पाई जाती हैं, कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं, और इन्हीं समानताओं के आधार पर प्रतिनिधित्व के 3 प्रणालियों की पहचान मुख्य रूप से की जाती है। तो हम यहाँ से समझते हैं बच्चों, प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ कितनी हैं। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व की 3 प्रणालियाँ हुआ करती हैं। है ना? सॉरी, निर्वाचन की 3 प्रणालियाँ हुआ करती हैं। निर्वाचन की प्रणालियाँ, तो ये निर्वाचन की 3 प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला निर्वाचन का जो तरीका है, जो पद्धति है, उसको कहते हैं बहुलमत प्रणाली। क्या कहते हैं? बहुलमत प्रणाली। निर्वाचन की यह एक प्रणाली हो गई बहुलमत प्रणाली।
दूसरी प्रणाली जो है इसको कहते हैं बहुमत प्रणाली। ये प्रतिनिधित्व की दूसरी प्रणाली है। कौन सी? बहुमत प्रणाली। और तीसरी जो प्रणाली है उसको कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। लोकतंत्र में निर्वाचनों के लिए, प्रतिनिधियों के निर्वाचनों के लिए मुख्य रूप से ये तीन प्रणालियां प्रयोग में लाई जाती हैं। बहुमत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्लियर कट बात है। अब ये तीनों प्रणालियां क्या हैं, इनमें क्या अंतर है, किस प्रणाली की क्या विशेषता है, यही हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। इन्हीं पर बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए निर्वाचन के इन तीनों प्रणालियों के बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बहुलमत प्रणाली के बारे में। बहुलमत प्रणाली क्या है, इसको जानते हैं। बहुलमत प्रणाली, सबसे पहले बच्चों ये आपको जानना है कि यह जो प्रणाली है इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको कहा जाता है। यानी इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात सबसे पहले चौकी कौन पार करेगा। इसका मतलब यह हुआ सबसे पहले लक्ष्मण रेखा कौन पार करेगा। क्या है ये प्रणाली, इसके बारे में हम जानते हैं। बहुलमत प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचित होने के लिए, चुनावों में विजयी होने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का बहुमत प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है। बहुमत से क्या मतलब है? बहुमत से मतलब है 50% से अधिक मत। 50% से अधिक मत को हम बहुमत कहते हैं। तो इस प्रणाली के अंतर्गत निरपेक्ष बहुमत, या हम कह सकते हैं कि 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है। पहली बात तो यह है, यानी आधे से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं। है ना? तो बहुमत प्राप्त करना आवश्यक इसके अंतर्गत नहीं होता है। अब होता क्या है इस प्रणाली के अंतर्गत कि निर्वाचनों में राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। अब हो सकता है कि 4 प्रत्याशी हों, 6 प्रत्याशी हों, 8 प्रत्याशी हों, 10 हों, 15 हों, 20 हों, 22 हों, प्रत्याशियों की संख्या कितनी भी हो सकती है जो चुनावी मैदान में हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाताओं को एक ही मत देने का अधिकार होता है और वह अपना एक मत इनमें से किसी भी प्रत्याशी को दे सकता है। तो सिंपल है, चुनावों में राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। मतदाता इन विभिन्न प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी को अपना वोट देता है। अब मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की काउंटिंग की जाती है कि किस प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। तो सबसे अधिक मत जिस प्रत्याशी को मिलते हैं वो प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है, यानी जो प्रत्याशी सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है उसे निर्वाचित कर लिया जाता है। सिंपल है इसको समझना, है ना? तो इसके अंतर्गत मतों की बहुलता के आधार पर निर्वाचन का फैसला किया जाता है, निर्वाचन का निर्णय किया जाता है ना? जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि मान लो 4 प्रत्याशी खड़े थे। ये 4 प्रत्याशी खड़े थे, ABCD सपोर्ट करिए।
ए को मिला 30% मत, बी को मिला 20% मत, इसको मिला 40% मत और इसको मिला 10% मत, है ना। तो इनमें से सबसे अधिक मत प्राप्त कौन कर रहा है? सी प्रत्याशी 40% मत प्राप्त कर रहा है। तो सी प्रत्याशी विजयी हो जाएगा, इसे निर्वाचित कर लिया जाएगा। सिंपल है इस प्रणाली को समझना। तो अब ये देखा जाए कि यह प्रणाली दुनिया में प्रयुक्त कहाँ की जाती है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि यह जो प्रणाली है ये ब्रिटेन की देन है और सबसे पहले इंग्लैंड में ही यह प्रणाली यूज की गई। ये ब्रिटेन की देन है ना। और आज भी ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो चुनाव होते हैं, यानी इंग्लैंड का जो निचला सदन है, जैसे भारत में लोकसभा है, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स का जो निर्वाचन होता है वो इसी प्रणाली से किया जाता है। इसी प्रकार से अमेरिका का जो निचला सदन है, जिसे हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं, प्रतिनिधि सभा का भी चुनाव इसी प्रणाली से किया जाता है। भारत में भी आप देखोगे कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव, यहाँ तक कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव भी इसी प्रणाली से किए जाते हैं, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से किए जाते हैं, यानी बहुल मत प्रणाली से किए जाते हैं। तो सिंपल है इस प्रणाली को समझना। अब सवाल ये है कि यह जो प्रणाली है अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोकप्रिय है। दुनिया के कई देशों में यह प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। यह प्रणाली इतना पॉपुलर क्यों है ना। इतना ये पॉपुलर क्यों है यह प्रणाली? तो सबसे बड़ी बात है, अगर इस प्रणाली का हम गुण देखें कि इसमें लाभ क्या है, तो सिंपल है, हम 2 शब्दों में इसको कह सकते हैं। यह प्रणाली जो है सरल एवं सुविधाजनक है। सरल व सुविधाजनक है यह प्रणाली, यही इसका लाभ है। सिंपल है कि भाई एक प्रत्याशी चुना जाना है, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे, जनता के सामने स्पष्ट विकल्प होते हैं, उनमें से वो किसी एक प्रत्याशी को वोट दे देगी, मतों की गणना की जाएगी, जो प्रत्याशी सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा, वो चुनाव जीत जाएगा। तो सरल है, इसको ये हम कह सकते हैं। लेकिन दिक्कतें क्या हैं इस प्रत्याशी में, इस प्रणाली में, अर्थात अगर कहा जाए कि इस प्रणाली के अवगुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रणाली में नंबर 1 बात तो ये है कि अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व संभव नहीं हो पाता है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का अभाव इसमें दिखाई देता है, हम ये कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मतों की बहुलता के आधार पर प्रत्याशी चुने जाने हैं, इसलिए जो समुदाय किसी देश में सबसे अधिक संख्या में होता है उसके मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा होगी, इसलिए उसके प्रत्याशी को अधिक समर्थन मिलेगा, अधिक वोट मिलेंगे और वो चुनाव जीत जाएगा। और इस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के जो प्रत्याशी होंगे वो चुनाव हार जाएंगे। तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की इसके अंतर्गत कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक तो अवगुण इसमें ये दिखाई देता है। दूसरा ये है कि इसके अंतर्गत ये है कि राजनीतिक दलों को जो मत मिलते हैं और जो उन्हें सीटें प्राप्त होती हैं उसके बीच समानुपात नहीं पाया जाता। तो दूसरी बात है, इसको हम यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों को प्राप्त सीटों एवं उन्हें मिले या उन्हें प्राप्त मतों में समानुपात का अभाव इस प्रणाली में दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है इस बात को समझना कि राजनीतिक दलों को जो सीटें प्राप्त होती हैं, देखो कई बार ये होता है कि जैसे भारत में ही लोकसभा या विधानसभाओं के इलेक्शन में कि पता चलता है कि जो राजनीतिक दल 35% के लगभग मत प्राप्त करता है पूरे देश में, उस राजनीतिक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। पता चला कि 35% उसने मत प्राप्त किया, लेकिन सीटें उसके हिस्से में आई 70%। ये होता है, उल्टा अनुपात दिखाई देता है।
दूसरा एक राजनीतिक दल है, वो पता चला 25% के मत प्राप्त के लगभग मत प्राप्त किया है संपूर्ण देश में, लेकिन उसे जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो पता चलता है कि वो 10% है। तो ये होता है भारत में ही, यानी कि राजनीतिक दलों को जो सीटें मिलती हैं और जो उन्हें मत मिलते हैं, इन दोनों में समानुपात नहीं दिखाई देता है। थोड़े थोड़े अंतर से जीत हार का फैसला हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो इस प्रणाली में एक दिक्कत ये आती है। अगली बात यह है, इस प्रणाली के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रत्याशी चुने जाते हैं, जैसे अभी हमने बात किया कि 4 प्रत्याशियों में जिस प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त होता है वो चुनाव जीत जाता है ना, वो चुनाव जीत जाएगा। आप ये बताएं कि अगर कोई प्रत्याशी, कई बार भारत में ये दिखाई देता है कि 30-32% के आसपास कई चुनाव क्षेत्रों में ये दिखता है कि 30-32% के आसपास जो प्रत्याशी मत प्राप्त करता है वो विजयी हो जाता है। क्योंकि ढेर सारे प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, मत बट जाते हैं। अब जरा सा समझने का ये प्रयास करिए कि 30% मत प्राप्त करने वाला आपका प्रतिनिधि बहुमत का प्रतिनिधि है ही नहीं है, जो लोकतंत्र की भावना या लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। क्योंकि आप ध्यान दें कि 30% लोगों ने उसे मत दिया, लेकिन 70% लोगों ने उसके अगेंस्ट वोटिंग की। उन्होंने दूसरे प्रत्याशियों को पसंद किया, उस प्रत्याशी को पसंद नहीं किया था। तो 70% लोगों ने उसे नकारा और 30% लोगों ने उसे पसंद किया। समझ रहे हैं इस बात को? तो 70% लोगों ने तो उसे नापसंद किया था, इसके बावजूद भी वो प्रतिनिधि चुन लिया जाता है आपका। तो ये लोकतंत्र की भावना के विपरीत कहा जा सकता है। और वैसे भी लोकतंत्र को बहुमत के शासन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, तो फिर तो ये बहुमत का शासन तो हुआ नहीं। तो इसमें दिक्कत ये है। अब देखो, होता ये है कि जिन देशों में द्विदलीय व्यवस्थाएं हैं, जैसे इंग्लैंड में और अमेरिका में, मैंने अभी आपको बताया ये प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो द्विदलीय व्यवस्था वाले देशों के लिए तो ये प्रणाली उपयुक्त कही जा सकती है, क्योंकि वहाँ 2 ही मुख्य राजनीतिक दल होते हैं और चुनाव में अगर 2 ही प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं तो एक प्रत्याशी को तो आधे से अधिक मत मिल ही जाएगा ना, इसलिए वो तो बहुमत का प्रतिनिधि होता है। लेकिन भारत जैसे देशों में जहाँ बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं और पता चलता है कि एक चुनावी क्षेत्र में 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं और उनके बीच वोट बट गए और जो प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, पता चल रहा है कि वो 88% मत प्राप्त किया, डाले गए टोटल मतों का 72% लोगों ने तो उसको अगेंस्ट वोटिंग की थी, इसके बावजूद भी वो प्रतिनिधि चुना जा रहा है। तो ये चुनाव प्रणाली इसलिए दोषपूर्ण कही जाती है इन आधारों पर। यह भी होता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत छोटे जो राजनीतिक दल हैं उनको सीटें नहीं प्राप्त हो पाती हैं। तो ये इस प्रणाली की अवगुण है, इस प्रणाली की कमियां हैं। अब इसके बावजूद भी सरल होने के कारण और सुविधाजनक होने के कारण दुनिया के तमाम देशों में ये प्रणाली अपनाई गई है। भारत में ही मैंने आपको बताया कि भारत में जो बड़े इलेक्शंस हैं, लोकसभा के, विधानसभाओं के, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, वो इलेक्शन इसी प्रणाली से करवाए जाते हैं, बहुल मत प्रणाली से ही करवाए जाते हैं। तो निर्वाचन का की एक जो प्रणाली है वो ये है। चलिए अब हम लोग निर्वाचन की दूसरी प्रणाली की बात करते हैं, और दूसरी प्रणाली को हम कहते हैं बहुमत प्रणाली। बहुमत प्रणाली। तो बहुमत प्रणाली के बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों आपको यह समझना होगा कि बहुमत से मतलब क्या है। बहुमत से मतलब अभी मैं आपको बता रहा था, आधे से अधिक मत। आधे से अधिक मत को हम क्या कहेंगे? बहुमत कहेंगे, है ना। तो इस प्रणाली के अंतर्गत किसी प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए आधे से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है, और ये बात ठीक भी है और लोकतंत्र की भावना के अनुरूप भी है कि भाई जो व्यक्ति चुनाव जीते कम से कम आधे से अधिक लोगों का उसे समर्थन प्राप्त हो। परंतु जैसा कि अभी हम आपको कहा कि जिन देशों में बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं, उन देशों में चूंकि चुनावी मैदान में ढेर सारे प्रत्याशी उतर जाते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि किसी प्रत्याशी को बहुमत प्राप्त हो, अर्थात आधे से अधिक मत उसे प्राप्त हो। तो इसलिए बहुमत प्रणाली के अंतर्गत किसी प्रत्याशी को निर्वाचित होने के 50% से अधिक मत प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 तरीके प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात 2 प्रणालियां प्रयुक्त की जाती हैं। वो 2 प्रणालियां क्या है, ये जरा सा देखें।
यानी इसमें सबसे ज़रूरी जो बात है, जो शर्त है, आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करना ज़रूरी रहेगा। अब 50% मत कैसे आए, इसके लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को कहा जाता है वैकल्पिक मत प्रणाली। एक तो इस तरीके से 50% के लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, वैकल्पिक मत प्रणाली। एक तो ये तरीका है, यानी वैकल्पिक मत प्रणाली यूज की जाती है। और दूसरा जो तरीका है उसको कहते हैं द्वितीय मतदान प्रणाली, सेकेंड बैलेट सिस्टम, द्वितीय मतदान प्रणाली। ये दो तरीके या दो प्रणालियां यूज करके और 50% से अधिक के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। अब समझते हैं कि इसमें होता क्या है। तो बहुमत प्रणाली, जिसमें सबसे जरूरी बात है कि चुनाव जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को आधे से अधिक मत प्राप्त करने जरूरी होते हैं। वैकल्पिक मत प्रणाली क्या है? इसको कहते हैं अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत एक ही प्रत्याशी का चुनाव करना होता है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से, अर्थात एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। पहली बात तो यह है, क्या है? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र इसमें होता है, नंबर एक बात। यानी यह प्रणाली एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है। अब होता यह है निर्वाचनों में कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी खड़े कर देते हैं। मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार होता है और इनमें से विभिन्न प्रत्याशियों में से किसी भी प्रत्याशी को वो अपना मत दे सकता है, परंतु मतदाता वरीयता क्रम में मत देता है। विभिन्न प्रत्याशियों को मतदाता जो होता है वरीयता क्रम में मत देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि 5 प्रत्याशी खड़े हैं, ये 5 प्रत्याशी खड़े हैं ABCDE सपोज करिए। अब एक मतदाता जाता है ना, प्रेफरेंस के क्रम में अपने मतों को अंकित करता है, वरीयता के क्रम में अपने मतों को देता है। इसका मतलब हुआ है कि कोई एक मतदाता गया, वो कहता है भाई बी जो है हमारे पहले पसंद का प्रत्याशी है, इसको उसने 1 नंबर दे दिया। फिर उसने डी को अपना दूसरे नंबर का मत दिया, अर्थात यह मतदाता यह कह रहा है कि हमारे पहले पसंद का व्यक्ति तो बी है, लेकिन अगर बी नहीं जीतता है तो हमारे दूसरे पसंद का व्यक्ति डी है, फिर ये चुना जाए। इसको 3 दे सकता है, इसको 4 दे सकता है, इसको 5 दे सकता है। यानी मतदाताओं को एक ही मत देने का अधिकार होता है, लेकिन वह अपने मतों को विभिन्न प्रत्याशियों के बीच वरीयता के क्रम में अंकित करता है, प्रेफरेंस के क्रम में अपने मतों को देता है। भाई 4 लोग हैं, 4 लोगों में ये चुनाव कर सकता है कि भाई सबसे पहले मैं इनको चाहता हूं, इसके बाद इनको चाहता हूं, इनके बाद इनको चाहता हूं, इसके बाद इनको चाहता हूं। सिंपल सी बात है। अब हर मतदाता इसी प्रकार से, तो इसमें ठप्पा नहीं लगाना होता है, बल्कि ये लिखना होता है 1 2 3 4 5, जितने भी प्रत्याशी होंगे आप उनको प्रेफरेंस में अपना मत दे सकते हो इस प्रणाली के अंतर्गत। चलिए, मतदान हो गया, प्रत्याशियों ने वरीयता के क्रम में अपने मतों को अंकित कर दिया। इसके बाद अब आती है गणना की बारी। गणना में सबसे पहले प्रथम वरीयता के मतों की गिनती की जाती है। नंबर 1 वोट किस प्रत्याशी को कितने मिले। अब हो सकता है कि ये जो ए प्रत्याशी है ना, ये जो ए प्रत्याशी है, इसको मान लो 30% लोगों ने प्रथम वरीयता के मत दिया था, बी को मान लो 40% लोगों ने मत दिया था, सी को 25% लोगों ने मत दिया था, डी को 10% दिया था, इसको 5% लोगों ने प्रथम वरीयता का मत दिया था। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो किसी भी प्रत्याशी को 50% से अधिक मत नहीं प्राप्त हुआ। अगर किसी प्रत्याशी को 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाता है तब तो मामला खत्म, फिर वो निर्वाचित कर लिया जाता है, क्योंकि पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि चुनाव जीतने के लिए 50% मत आपको प्राप्त करना ही होगा। तब होता क्या है इस प्रणाली के अंतर्गत
कि सबसे कम जो मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी होता है, जैसे मान लो ये ई प्रत्याशी है, इसने 5% मत प्राप्त किया था, इस प्रत्याशी को चुनाव से खारिज कर दिया जाता है, इसे इस चुनावी रेस से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इसके जीतने की संभावना लगभग नहीं है, तो इसे बाहर कर दिया जाता है। अब इस ई प्रत्याशी को 5% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस का मत दिया था। ये जो 5% लोग हैं, किसी न किसी को सेकेंड प्रेफरेंस का भी तो मत दिए ही होंगे ना। कुछ लोग इसको, कुछ लोग इसको, कुछ लोग इसको, कुछ लोग इसको अपने द्वितीय वरीयता के मत दिए होंगे। अब वो जो द्वितीय वरीयता के मत हैं, यानी ई प्रत्याशी जो है, इसके द्वितीय वरीयता के मतों को अन्य प्रत्याशियों के प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दिया जाता है। मान लो ये 5% लोग जो हैं, इनमें से 3% लोग इसको दिए, 1% लोग इसको दिए और 1% लोग इसको दिए। मान लो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 है, तो अब ये 31% हो गया, ये 43 हो गया, 26 हो गया और ये 10 हो गया। अब अभी भी किसी प्रत्याशी को 50% से अधिक मत नहीं मिला। फिर अब ये जो शेष प्रत्याशी हैं, इनमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को खारिज कर दिया जाएगा और इसके मतों को अन्य दूसरे प्रत्याशियों में बांट दिया जाएगा, इसी प्रकार से सेकेंड वरीयता के मतों के आधार पर। तो इस प्रत्याशी के सेकेंड वरीयता के मतों को अन्य प्रत्याशियों के प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दिया जाएगा, इसमें जोड़ दिया जाएगा। और जोड़ने के बाद मान लो कि ये प्रत्याशी फिर बाहर हो गया और इसके बाद ये 10% लोगों ने, मान लो 8% लोगों ने इसको सेकेंड वरीयता का मत दिया था, तो 51% मत ये प्रत्याशी प्राप्त कर ले रहा है और ये निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, ये चुनाव जीत जाएगा। इस सिस्टम को अल्टरनेटिव वोट सिस्टम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह प्रणाली यूज की जाती है, ये हम आपको बता दें। ऑस्ट्रेलिया का जो निचला सदन है, यानी जैसे भारत में लोकसभा है, ऑस्ट्रेलिया का निचला सदन है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है ना, प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सदन के निर्वाचन में यह प्रणाली यूज की जाती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी अल्टरनेटिव वोट सिस्टम का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी तरीके से होता है ना। चलिए, तो एक तो हम लोग समझ लिए कौन सी, वैकल्पिक मत प्रणाली, ये वैकल्पिक मत प्रणाली है। अब हम लोग समझते हैं द्वितीय मतदान प्रणाली के बारे में। द्वितीय मतदान प्रणाली क्या है, सेकेंड बैलेट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। द्वितीय मतदान प्रणाली जो होती है, इसमें एक ही प्रत्याशी का निर्वाचन करना होता है, अर्थात ये भी एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में ही यह प्रणाली यूज की जाती है, जहां से एक ही प्रत्याशी को चुना जाना है। मतदाताओं को एक ही मत देने का अधिकार होता है, वो 2-4 मत नहीं दे सकता है। निर्वाचनों में राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं और मतदाता जो होता है, इन विभिन्न प्रत्याशियों में से किसी एक को अपना मत देता है। सिंपल सी बात है। अब मतदाताओं ने मत दे दिया, मतों की काउंटिंग की गई। अगर कोई प्रत्याशी 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है, विभिन्न प्रत्याशियों में से कोई एक प्रत्याशी हो सकता है जो 50% से अधिक मत प्राप्त कर ले, तो उस प्रत्याशी को निर्वाचित कर लिया जाता है। लेकिन यदि कोई प्रत्याशी 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इस प्रणाली के अंतर्गत दोबारा मतदान कराया जाता है। दोबारा मतदान कैसे कराया जाता है, विभिन्न प्रत्याशियों में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले जो 2 प्रत्याशी हैं, उनके बीच दोबारा मतदान कराया जाता है ना। इसीलिए इसको कहते हैं द्वितीय मतदान प्रणाली। सिंपल है इसको समझना। अब मान लो कि 7 प्रत्याशी खड़े थे और 2 प्रत्याशी जो सबसे टॉप वाले हैं, जो ऊपर वाले हैं, मान लो किसी एक ने 40% मत प्राप्त किया था, दूसरे ने 35% मत प्राप्त किया था। अब इनके बीच दोबारा मतदान होगा। तो जब 2 ही प्रत्याशी रह जाएंगे चुनावी मैदान में, तो किसी न किसी को, उनमें से किसी न किसी एक को 50% से तो अधिक मत मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50% से अधिक के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर तो दोबारा मतदान करा के लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वोटों को ट्रांसफर करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो बहुमत प्रणाली के अंतर्गत
ये दो प्रणालियां यूज की जाती हैं, वैकल्पिक मत प्रणाली और द्वितीय मतदान प्रणाली। अब सवाल ये है कि ये जो द्वितीय मतदान प्रणाली है, इसका अगर हम बात करें कि ये कहाँ प्रयुक्त की जाती है, फ्रांस का नाम आप जानते होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में और कुछ अन्य निर्वाचनों में भी फ्रांस में यह प्रणाली यूज की जाती है, द्वितीय मतदान प्रणाली। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे हम बात करें ब्राज़ील का नाम आपने सुना होगा, चिली का नाम सुना होगा, रोमानिया है, फिनलैंड है, पुर्तगाल है। इन कई देशों के राष्ट्रपतियों का इलेक्शन इसी प्रणाली से किया जाता है। फ्रांस, ब्राज़ील, चिली, पुर्तगाल, के राष्ट्रपति का निर्वाचन द्वितीय मतदान प्रणाली से ही किया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर देखा जाए तो ये जो निर्वाचन की प्रणालियां हैं, बहुत अधिक ये इनका प्रयोग दुनिया में, यानी ये बहुत व्यवहारिक प्रणालियां नहीं मानी जाती हैं। क्यों नहीं मानी जाती हैं? यह जो प्रणाली है वैकल्पिक मत प्रणाली, इसके अंतर्गत दिक्कत ये है कि यह प्रणाली जटिल है। चुनाव करवाने में या गणना में यह प्रणाली जटिल है, पहली चीज़ तो ये है। और काउंटिंग के समय बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस प्रकार से मतों को ट्रांसफ़र किया जाना ये मुश्किलें पैदा करता है, तो एक जटिल प्रोसेस है। द्वितीय मतदान प्रणाली की कमी यह है कि ये बड़ी खर्चीली है। एक बार चुनाव होने में ही बहुत पैसा खर्च होता है, फिर जब दोबारा मतदान कराया जाएगा तो और ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो अपव्ययी यह प्रणाली कही जाती है। एक तो बात यह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इन दोनों प्रणालियों में कि प्रतिनिधि जो निर्वाचित किया जाता है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वह बहुमत प्राप्त करता नहीं है, बल्कि बहुमत प्राप्त उसे करवाया जाता है जबरदस्ती। भाई अगर जनता ने पहली नज़र में जिसको 50% से अधिक मत दे दिया तो वो तो मान लिया जाता है, माना जाएगा कि वो बहुमत का प्रतिनिधि है। लेकिन इस प्रकार से मतों को ट्रांसफ़र करके या इस प्रकार से दोबारा मतदान करा के अगर 50% के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती वाली बात हो गई है ना। तो ज़बरदस्ती बहुमत प्राप्त कराया जाता है ना, तो ये दिक्कतें हैं। दूसरी बात यह है कि द्वितीय मतदान प्रणाली के अंतर्गत जब दोबारा मतदान होता है, फ्रांस और जिन देशों में ये प्रणाली यूज की जाती है द्वितीय मतदान प्रणाली, इन देशों में तो प्रायः ये चीज़ दिखाई देती है कि खास करके जब दूसरा मतदान होता है उस समय राजनीतिक दलों के बीच बहुत सारे जोड़ तोड़, समझौते, सौदेबाजी, बार्गेनिंग, खरीद फरोख्त, ये चीज़ें, इन चीज़ों का खेल शुरू होता है। यानी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का खेल एक प्रकार से शुरू हो जाता है। ये इसकी दिक्कत है कि भाई तुम हमको सपोर्ट कर दो, कोई चाहता है कि भाई तुम हमको सपोर्ट कर दो। ये जो दो प्रत्याशी या दो राजनीतिक दल फाइनली दूसरे मतदान में जब ये रह जाते हैं चुनावी मैदान में, तो ये जोड़ तोड़ वाला खेल यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये इनकी कमी है, तो ये हम कह सकते हैं ये इनकी कमियां हैं। चलिए अब हम निर्वाचन की तीसरी प्रणाली के बारे में बात करेंगे, जिसे कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से आशय निर्वाचन की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक राष्ट्र, एक देश या एक समाज के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न वर्गों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न हितों को उनके समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कहने का आशय ये है कि एक समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्लासेस हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं, कम्युनिटीज, समुदाय हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हित हो सकते हैं, तमाम राजनीतिक दल हुआ करते हैं। इन राजनीतिक दलों को या इन समुदायों को, इन वर्गों को, इन हितों को
चुनावों में जिस अनुपात में समर्थन प्राप्त हो रहा है उसी अनुपात में इन्हें प्रतिनिधित्व भी प्राप्त होना चाहिए, यानी इन्हें सीटें भी मिलनी चाहिए। इसलिए यह प्रणाली यूज की जाती है। अब तक हमने पिछली जिन दो प्रणालियों की बात करी, बहुमत प्रणाली और बहुमत प्रणाली की, उसके अंतर्गत आनुपातिक ढंग से प्रतिनिधित्व संभव नहीं हो पाता है। कि कोई समाज अगर थोड़ी संख्या में है, जरा सा आप सोचो कि किसी देश में कोई समुदाय है जो थोड़ी संख्या में है, मान लो 10%, 8% है, तो 10-8% उस समुदाय के लोग भी तो प्रतिनिधि बनने चाहिए ना। ये लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप कहा जा सकता है। लेकिन बहुमत प्रणाली और बहुमत प्रणालियों में यह मुमकिन नहीं हो पाता है, यह संभव नहीं हो पाता है। हमेशा बहुसंख्यक समुदाय के लोग ही निर्वाचित किए जाते हैं, वही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और इसलिए लोकतंत्र को अधिक सार्थक बनाने के लिए निर्वाचन के अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि एक देश के अंतर्गत, एक समाज के अंतर्गत जो उस समाज का जो स्ट्रक्चर है, उस समाज का जो ढांचा है, कि एक समाज में विभिन्न जातियों के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, समुदायों के लोग हैं, क्षेत्रों के लोग हैं, वर्गों और हितों के लोग हैं, वो कम से कम जिस अनुपात में वो हैं उसी अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व भी मिले। अर्थात जो स्ट्रक्चर एक समाज का होता है वही स्ट्रक्चर शासन में भी दिखे, वही स्ट्रक्चर विधायिकाओं में भी दिखे। आपको ध्यान होगा अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जनता का शासन होने से क्या आशय था अब्राहम लिंकन का? जनता के लिए तो है, क्योंकि जनता के हित की दृष्टि से इसमें शासन किया जाता है। जनता के द्वारा का शासन का मतलब स्पष्ट है कि इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑफ द पीपुल का क्या मतलब है? जनता का शासन होने से लोकतंत्र का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जनता का शासन इस प्रकार के शासन को कहा जाएगा जिसमें कि एक समाज का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वही सत्ता में भी दिखे, वही सरकार में भी दिखे। लोकतंत्र में यह बहुत ज़रूरी माना जाता है। आधुनिक काल में बहुत सारे विचारकों ने, और ख़ास करके हम बात करें तो आधुनिक काल में सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व का बड़ा पुरजोर समर्थन किया, और ये बात बिल्कुल सही भी है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है ये लोकतंत्र में जो है वो ये कहा जा सकता है कि बड़ी न्यायपूर्ण है, और बिल्कुल ये होना चाहिए। यानी प्रतिनिधित्व की ऐसी प्रणाली जरूर अपनाई जानी चाहिए जिसमें जनता के हर वर्ग समुदाय को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। और इसलिए दुनिया के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए यह प्रणाली यूज की जाती है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रणालियां प्रयुक्त की जाती हैं, है ना। 3 प्रकार की प्रणालियां प्रयुक्त की जाती हैं। एक को कहते हैं एकत्रीभूत मत प्रणाली। क्या कहते हैं? एकत्रीभूत मत प्रणाली। एक तो प्रणाली यह है, यानी हर वर्ग समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पहली प्रणाली को हम कहते हैं एकत्रीभूत मत प्रणाली। इसको कहा जाता है कुमुलेटिव वोट सिस्टम। दूसरी जो प्रणाली है बच्चों, इसको कहा जाता है सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली। दूसरी प्रणाली यह है। तीसरी जो प्रणाली है इसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मुख्य रूप से दुनिया में ये 3 प्रणालियां प्रयुक्त की जाती हैं, है ना। आइए अब इन प्रणालियों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। और ज़्यादातर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में बच्चों आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियों से ही प्रश्न आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, है ना। चलिए हम लोग समझते हैं कि कुमुलेटिव वोट सिस्टम यानी कि एकत्रीभूत मत प्रणाली क्या होती है।
पहली बात तो ये है कि ये सभी के सभी जो निर्वाचन की प्रणालियां हैं, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणालियां हैं, उसमें एक कॉमन बात यह है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियां बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती हैं। नंबर एक बात हमेशा आप ध्यान में रखना, ये तीनों ही प्रणालियों के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है वो एक सदस्यीय नहीं होता है बल्कि बहुसदस्यीय होता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से मतलब ये नहीं कि एक चुनावी क्षेत्र से ढेर सारे प्रतिनिधि खड़े हैं, बल्कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से मतलब ये है बच्चों कि उस निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव करना होता है ना। एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया, मान लो वहां से 4 प्रतिनिधि चुने जाने हैं, 6 चुने जाने हैं, 8 चुने जाने हैं, जित कुछ भी हो सकता है, एक से अधिक। तो सभी इन तीनों ही प्रणालियों में जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? बहुसदस्यीय होता है। यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जाता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, नंबर एक बात। ये तो तीनों में ही कॉमन है ना। अब देखें कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के लिए इन तीनों के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। एकत्रीभूत मत प्रणाली के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। यानी इसके अंतर्गत बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। मान लो कि ये चुनावी क्षेत्र है और यहाँ से 5 प्रत्याशियों का निर्वाचन करना है, ठीक है जी। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो गया, 5 प्रत्याशी यहाँ से चुने जाने हैं। अब इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को सीटों के बराबर मत देने का अधिकार दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक मतदाता को 5 मत देने का अधिकार होगा। राजनीतिक दल चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, हर राजनीतिक दल 5-5 प्रत्याशी खड़े कर सकते हैं। जब 5 प्रत्याशी चुने जाने हैं तो एक राजनीतिक दल इसी एक ही चुनावी क्षेत्र से अपना 5 प्रत्याशी खड़ा कर सकता है। 1 2 3 4 5 हर राजनीतिक दल ने खड़ा कर दिया। मतदाताओं को सीटों के बराबर मत देने का अधिकार रहेगा, यानी एक मतदाता 5 मत दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मतदाताओं को एक सुविधा रहती है, ध्यान से समझना, वो अपना सभी मत एक ही प्रत्याशी को दे सकता है या इन विभिन्न प्रत्याशियों में अपनी सीटों को बांट करके दे सकता है। जैसे मान लो कि कोई एक मतदाता है और ये प्रत्याशी है, सभी 5 मत ये इसी को दे सकता है, या इसको 3 मत दे दिया, इसको 1 मत दे दिया, इसको 1 मत दे दिया, ये हो सकता है, या इसको 2 मत दिया, बाकी चारों को एक एक मत दे दिया, 3 को, ऐसा वो कर सकता है। मतलब अपने हिसाब से वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। 5 ही मतों का किसी एक को दे दे या विभिन्न प्रत्याशियों में वो बांट करके दे, अपनी सुविधा के अनुसार वो कर सकता है। ये मतदाताओं को सुविधा होती है। अब होता यह है कि इस प्रणाली में अल्पसंख्यक वर्गों को किस प्रकार से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। जो समुदाय समाज में थोड़ी संख्या में है उनको कैसे प्रतिनिधित्व मिलता है, इसको समझने की आवश्यकता है। देखो, होता यह है कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने सभी मत अपने 1-2 ही प्रत्याशी को दे दें तो उसके जीतने की संभावना प्रबल हो जाती है। होता क्या है इस प्रणाली के अंतर्गत कि अगर जैसे मान लो कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय है और उसकी जनसंख्या 10% है इस क्षेत्र में, है ना। अगर ये 10% लोग अपने 5 मत अपने एक ही प्रत्याशी को दे दें तो इसके चुनाव जीतने की संभावना बहुत अधिक प्रबल हो जाती है, ये चुनाव जीत जाता है। इसलिए प्रणाली यूज की जाती है कि ताकि कम से कम कुछ संख्या में तो अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। तो एकत्रीभूत मत प्रणाली, हालांकि ये जरूर होता है कि इसमें प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत शुद्ध नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जो समुदाय जितनी संख्या में है उसको उतने ही उसी के अनुरूप उसको प्रतिनिधित्व मिले, कम या अधिक भी हो सकता है। और दूसरी बात कि व्यवहार में जटिल भी है, इसलिए प्रणाली का प्रयोग व्यवहारिक रूप से कहीं हो नहीं रहा है आजकल दुनिया में। तो एकत्रीभूत मत प्रणाली, लेकिन ये निर्वाचन की एक प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली है, ठीक है जी। एक तो बात यह है। अब हम लोग बात करते हैं सूची प्रणाली के बारे में, जो बहुत चर्चित प्रणाली है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बड़ी अच्छी प्रणाली ये मानी जाती है। इस
प्रणाली के अंतर्गत, लिस्ट सिस्टम के अंतर्गत संपूर्ण देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है या उसे कुछ बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे मान लो भारत है, लोकसभा के 543 सदस्य चुने जाने हैं, पूरे भारत को, है ना, एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। ये अलग अलग 543 क्षेत्र जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं ये नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि संपूर्ण भारत को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाएगा। नंबर एक बात ये हो सकता है। या बड़े निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाए, जैसे मान लो भारत में स्टेट वाइज बना दिया जाए। अब उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा के सदस्य चुने जाने हैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश एक ही निर्वाचन क्षेत्र रहेगा जहां से ये 80 सदस्य चुने जाएंगे। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की, ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, फला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये नहीं रहेगा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश एक ही निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। दूसरी बात यह है, अब अगली बात इसमें आपको ये समझना है कि निर्वाचनों में प्रत्येक राजनीतिक दल सीटों की संख्या के बराबर अपने प्रतिनिधियों की सूची जारी करता है। जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां सीटों की संख्या 80 है, तो हर राजनीतिक दल अपने 80 प्रत्याशियों की एक सूची जारी करेगा। बात समझ में आ रही है? एक ने जारी किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सूची जारी कर देंगे कि भैया हमारे 80 प्रत्याशी ये रहे। अब होता क्या है, निर्वाचनों में इस प्रणाली के अंतर्गत मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार होता है, लेकिन वह अपना मत प्रत्याशियों को नहीं देता है, बल्कि वह अपना मत राजनीतिक दलों को देता है। अर्थात जैसे मान लो मैं एक मतदाता हूं, अपना मत मैं पार्टी को दूंगा, किसी न किसी पार्टी को दूंगा, और पार्टी के देने का मतलब यह है कि मैं संपूर्ण पार्टी को और उन सभी उम्मीदवारों को अपना मत दे रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी उम्मीदवार को अपना मत नहीं दे रहा हूं कि भैया 80 प्रत्याशियों में से मैं इसको अपना मत दे रहा हूं, ये नहीं होता है, बल्कि हम संपूर्ण राजनीतिक दल को मत देते हैं और उस राजनीतिक दल के द्वारा 80 प्रत्याशियों की लिस्ट यानी कि सूची जारी की गई है, तो हम 80 के 80 को अपना मत दे रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो इसके अंतर्गत प्रत्याशियों को मत नहीं दिया जाता है, बल्कि राजनीतिक दलों को मत दिया जाता है। चलो ये बात होगी, राजनीतिक दलों ने 80 प्रत्याशियों को अपनी लिस्ट जारी करी, मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने अपना मत व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं दिया, बल्कि संपूर्ण सूची को दिया, यानी कि पूरी के पूरे राजनीतिक दल को उन्होंने अपना मत दे दिया। अब बात आती है गणना की। गणना कर लिया जाता है कि किस राजनीतिक दल को कितने मत प्राप्त हुए। समझ रहे हैं? किस राजनीतिक दल को कितने मत प्राप्त हुए ये देखा जाता है। भैया फला राजनीतिक दल को इतने लोगों ने मत दिया, दूसरे राजनीतिक दल को इतने प्रतिशत लोगों ने मत दिया, तीसरे को इतने प्रतिशत लोगों ने दिया, चौथे राजनीतिक दल को इतने प्रतिशत लोगों ने मत दिया। ठीक है जी। मान लो ये राजनीतिक दल हैं, हमने ABCD ये 4 राजनीतिक दल हैं। ठीक है, ये जो राजनीतिक दल है इसको सपोज करो कि कुल मतों का 15% प्राप्त हुआ, बी राजनीतिक दल को 35% मत प्राप्त हुए, सी राजनीतिक दल को 25% मत प्राप्त हुए, और इसको जो है वो 15% मत प्राप्त हुआ है, 10% मत प्राप्त हुआ मान लो, है ना। तो और एक और राजनीतिक दल ले लो, पूरा कर देते हैं, एक और राजनीतिक दल ले लो। ये राजनीतिक दल जो है एक और है जिसको कि मान लो 5% मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से मत प्राप्त हुए। कुछ और छोटे राजनीतिक दल हो सकते हैं, 1% 2% जितना भी। चलिए हम बात करते हैं कि अब गणना किस प्रकार से की जाती है और राजनीतिक दलों को सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है कि किस राजनीतिक दल के पक्ष में कितनी सीटें गई। तो होता यह है कि टोटल जो मत डाले गए उसका इस प्रकार से इन राजनीतिक दलों ने मत प्राप्त किया था। तो मोटी बात यहाँ पर यह होती है बच्चों कि ये राजनीतिक दल है और इसने 15% मत प्राप्त किया, तो 80 का 15% निकाल लो, 12 होगा। तो 12 सीटें इस राजनीतिक दल को प्राप्त हो जाएंगी। कितनी? 12 सीटें इसको मिल गई। फिर 35% निकाल दो, है ना। तो 35% का मतलब 36 सीटें हो जाएंगी, 36 सीटें इसे मिल जाएंगी। इसी क्रम में राजनीतिक दलों को इस प्रकार से, यानी राजनीतिक दलों को प्राप्त समर्थन के अनुपात में उनके लिए सीटों का
आवंटन कर दिया जाता है सीटों का, इस प्रकार से बंटवारा कर दिया जाता है। अब इसमें एक दूसरा प्रश्न आता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, जैसे ये ए राजनीतिक दल है और इसको 12 सीटों पर कामयाबी मिली, 12 सीटों पर इसे जीत मिली। बी राजनीतिक दल है, इसको 36 सीटों पर कामयाबी मिली, यानी इसके हिस्से में 36 सीटें आई। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों राजनीतिक दलों ने अपने 80-80 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, तो ये 12 उन 80 में से कौन से 12 लोग होंगे जो प्रतिनिधि बनेंगे? ये 80 में से 36 कौन से लोग होंगे जो कि प्रतिनिधि बनेंगे, जो कि निर्वाचित किए जाएंगे? तो ध्यान से रखना कि राजनीतिक दल जो होते हैं अपना लिस्ट प्रेफरेंस के क्रम में जारी करते हैं। प्रेफरेंस के क्रम का मतलब ये होता है वरीयता के क्रम में वो लिस्ट जारी करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। अर्थात ये जो ए राजनीतिक दल है जिसके 12 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, ये 12 सदस्य 1 से लेकर के 12 तक के होंगे। बी राजनीतिक दल के मान लो 36 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, ये 1 से लेकर के 36 क्रम वाले ये 36 सदस्य होंगे। 37वां यानी कि निर्वाचित नहीं किया जाएगा, वो प्रतिनिधि नहीं बनेगा, यहाँ पर 13वां नहीं बनेगा। इसका मतलब ये होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर मान लो कि कोई एक राजनीतिक दल है और उसे एक ही सीटों पर कामयाबी मिलती है, तो नंबर 1 पर जो प्रत्याशी है वो निर्वाचित किया जाएगा, शेष प्रत्याशी हारे हुए प्रत्याशी माने जाएंगे। तो इस प्रकार से सूची प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचनों का फैसला किया जाता है। अब यह जो प्रणाली है इसको विशुद्ध आनुपातिक प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को जिस अनुपात में मत प्राप्त होते हैं, समर्थन मिलता है, उसी अनुपात में उनको सीटें भी प्राप्त हो पाती हैं। परंतु इस प्रणाली की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें राजनीतिक दलों को आवश्यकता से अधिक महत्व प्राप्त करना जो है वो होता है, और उत्तरदायित्व का निर्धारण करना बहुत मुश्किल होता है। देखो, एक तो चीज़ ये है कि मान लो कि कोई एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया और यहाँ से एक प्रत्याशी को चुना जाना है, तो इस निर्वाचन क्षेत्र की जो जनता है जिसको चुनी है, वो ये जो प्रतिनिधि है अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगा। जनता भी समझती रहेगी हाँ भैया भैया हमने इसको चुना है, ये हमारा प्रतिनिधि है, ये कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके आधार पर जनता जो है अपने प्रत्याशी को समझेगी, प्रत्याशी जो है अपनी जनता को समझेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्धारण आसान होता है। लेकिन पता चला कि 80 प्रत्याशी एक ही क्षेत्र से चुने गए, तो इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण करने में दिक्कतें आती हैं। अब ये प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है और ख़ास करके अमेरिका में राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो इसी प्रणाली से होता है, सूची प्रणाली से ही होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्शन में सबसे पहले इलेक्टोरल बोर्ड चुना जाता है, एक निर्वाचक मंडल बनता है। इस प्रणाली से वो निर्वाचक मंडल चुना जाता है और यह निर्वाचक मंडल फिर राष्ट्रपति को चुनता है। तो निर्वाचक मंडल का जो इलेक्शन जो इलेक्ट किए जाते हैं, जो निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, उनको सूची प्रणाली से ही उनका चुनाव किया जाता है। तो ये साथियों जो है वो निर्वाचन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व की ये 2 प्रणालियों की हम लोगों ने चर्चा करी। चूँकि आज बहुत समय अधिक हो गया है, इसलिए आज हम आपको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। हम अगले क्लास में आपको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को भी समझाएंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा बच्चों। एक चीज़ सभी छात्रों को हम बता दें कि आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप इस नंबर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अपनी तैयारी के सिलसिले में आपको सहायता चाहिए, बहुत सारे छात्र बात करते रहते हैं सर क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें। आप इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं, अपनी तैयारी के विषय में आप परामर्श ले सकते हैं, कोई अन्य भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का क्लास यही ख़त्म होता है। बहुत धन्यवाद सभी का।